दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। और खूबी की बात यह है कि दो या दो से ज्यादा लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, ये अपनी मेहनत और सरमाया दोनों शामिल करते हैं। क्या चीज बच्चों? मेहनत और सरमाया दोनों शामिल करते हैं, यानी कि काम भी करेंगे, पैसा भी लगाएंगे, और जो मुनाफा होगा उसका क्या करेंगे फिर? आपस में शेयर कर लेंगे। अच्छा जी। तो बच्चों अगर आप देखें तो क्या सबसे पहली बात सामने आई, ए बिजनेस इज को ओन्ड बाय दो या दो से ज्यादा लोग, रेफर्ड एज पार्टनरशिप। हर वो कारोबार जिसको दो या दो से ज्यादा लोग मालिक है उसके, वो पार्टनरशिप। द को ओनर ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड पार्टनर। जो मालिक है, को ओन करते हैं, वो पार्टनर है। सिंपल जी। कोई भी कारोबार जिसका मालिक दो या दो से ज्यादा है, हम उसको क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। और हर मालिक का नाम क्या है? नोन नाउन क्या होगा? पार्टनर। ठीक है जी। हम पार्टनर कह के बुलाएंगे। पार्टनरशिप की एक बड़ी अहम बात एमसीक्यू के हवाले से बड़ी अहम है। पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है व्हेन ओनरशिप ऑफ बिजनेस स्टार्टेड बाय एट लीस्ट टू। ज्यादा हो जाए तो तब भी पार्टनर ही कहलाएंगे, लेकिन हमारे कानून में एक लिमिट तय कर दी गई है कि ये कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। अभी रिसेंट कंपनी एक्ट में थोड़ी बहुत चेंज हुई है, लेकिन हमारी किताब में अभी यही मौजूद है। पूछेगा तो हमें वही बताना है जो किताब में। अब रही बात ये कि अगर कोई ये कहे कि 20 की लिमिट क्यों रखी गई, तो पीछे अगर बैकग्राउंड देखें तो ये है कि जो हमारे यहाँ इंडियन घराने रह गए थे, हिंदू घराने सॉरी, पाकिस्तान में, वो नस्ल दर नस्ल एक ही कारोबार में बेटे पोते पोतियां सब ऐड होते जाए। वो बात का 60-60 पार्टनर हो जाते थे। और जब लिटिगेशन में कोई मसला जाता था तो केस सुनना मुश्किल हो जाता था वकील के लिए। जाहिर बात है, जब पार्टनर बहुत ज्यादा होंगे तो हर एक का बयान ये वो बंदे याद रखते हैं। अब 73-74 बंदे हो तो क्या करेंगे आप? तो ये जरा मुश्किल था। इसलिए लिमिट कर दी गई कि पार्टनरशिप में 20 बंदे होने चाहिए। लेकिन अगर 20 से ज्यादा हो गए फिर क्या करोगे? फिर कंपनी बना लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई ये समझ ले कि नहीं कंपनी बनाने के लिए बंदे 20 से ज्यादा होने चाहिए, उसको ना छेड़ देना कहीं। कंपनी दो बंदे भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, चार भी बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं। लेकिन इनके लिए सोल्यूशन एक ये है कि अगर एक से ज्यादा 20 से ज्यादा है तो फिर ये किधर जाए? एक कंपनी में जाए। लेकिन कंपनी एक बंदा भी बना सकता है। ठीक है। क्या पता लगे कल को डेफिनेशन को पूछ ले होगी, फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ कंपनी पर्सन मस्ट बी 21, इफ दे आर 20 और बिलो दे शुड गो फॉर पार्टनरशिप। ऐसा नहीं है, कंपनी को भी बना सकता है, लेकिन कंपनी ही एक सोल्यूशन है अगर इससे ज्यादा लोग हो। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ गई कि पार्टनरशिप का मुआहदा, एक कॉमन सेंस की बात पूछी जाएगा, क्या रिटर्न होना चाहिए या ओरल होना चाहिए? रिटर्न ही होना चाहिए। रिटर्न क्यों होना चाहिए? सबूत। जैसे इसको किताब कहती है कि इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। ओरल कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। दोनों पार्टीज ही भूल जाती है हमने क्या कहा। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। गवाह मिल जाए तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन बेहतर यह है कि इसको क्या किया जाए? लिखा जाए, रिटर्न हो। और इसके मामले में कुरान ने हुक्म दिया है कि जब कोई चीज या कोई कारोबारी मामला हो तो उसे लिख लिया करो। लिखना बेहतर होता है। राइट जी। एक बात। दूसरी चीज ये है कि ये ही बात बाइबल में भी लिखी है कि कारोबारी मामलात को लिखा करो। तो कहता है द पार्टीज एग्री आइदर ओरली आर आइडियली रिटर्न। आइडियली क्यों कह रहा है? क्योंकि हम कहते हैं, हमारा ये ख्याल है, कुरान भी कह रहा है कि लिखा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। कह भी रहा है, कहता है ए रिटर्न, कह भी रहा है कि जो रिटर्न होता है वो ज्यादा बेहतर है। तो कहता है कि ए रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेलिंग आउट टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या बच्चों? टर्म्स एंड
कंडीशंस इज रिकमेंडेड, ये ज्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में हमें क्या होगा, पार्टीज को सेटल करना आसान हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो एग्रीमेंट टिपिकली इंक्लूड होना चाहिए नेम ऑफ पार्टनरशिप, पर्पस, बल्कि इसके अंदर एक बात और होनी चाहिए, इंडस्ट्री भी वाज़ह होनी चाहिए, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, एक पार्टनर का कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ आउटलाइन होनी चाहिए कि किसने क्या जिम्मेदारी ली थी। तो अगर फर्ज करो कि चार दोस्त हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो पार्टनरशिप की सूरत में वो आपस में लिखेंगे कितना प्रॉफिट किसको जाएगा, रेशो सरमाया कितना होगा। लेकिन वो चारों जॉब करते हैं, तो अगर एक दोस्त जॉब भी छोड़ेगा तो क्या उसको साथ सैलरी भी देंगे ना। तो चार दोस्त हैं, चारों जॉब करते हैं, एक कारोबार का आइडिया आ गया, आइडिया अच्छा था, चारों में से कहा भी कौन जॉब की कुर्बानी देगा, जो फुल टाइम काम करेगा, और बाकी सारे क्या होंगे, पार्ट टाइम होंगे। तो जो फुल टाइम होगा उसको सैलरी भी मिलेगी, और प्रॉफिट भी शेयर होगा, और लॉस भी शेयर होगा। ठीक है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमेशा जब भी पार्टनरशिप करो, उसमें डिसोल्यूशन ऑफ द या डिसॉल्विंग सिचुएशन को लाजमी ले। और बड़ी सही बात हमारे नबी ने की है कि हम जब कोई कारोबार करते हैं, हमें कारोबार चलाना होता है, तो हम सिर्फ चलाने को देख रहे हैं, कारोबार चलेगा, तुम इतने पैसे डालोगे, मैं इतने पैसे लगाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, तुम ये काम करोगे, ये मुनाफा आएगा, आपस में तकसीम करेंगे, गुड। लेकिन जब कारोबार चलाने की शक्ल आ रही, तो आपके विजन में कारोबार चलता नजर आ रहा है ना आपको। लेकिन हमारे नबी कहते हैं कि ये लाजमी लिखा करो कि कारोबार खत्म करने की सूरत क्या होगी, ये भी लिखना जरूरी है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में आप राहें जुदा करना चाहो तो वो भी एक अच्छे मुखलिसाना और मोहब्बत बड़े तरीके से हो सके। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। डिसॉल्व किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एसेट्स को, तो किस तरीके से आप इसको डिसॉल्व करोगे, किस तरीके से इसके एसेट्स को फिर तकसीम करोगे, कि कारोबार करते करते कि उसके बढ़ाने के लिए दो तीन ब्रांचें बनानी पड़ी, वो दो तीन ब्रांचों की बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, वो भी बिजनेस के नाम है। ठीक है जी, बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, कुछ मशीनें भी आ गई हैं, कुछ एसेट्स भी आ गए हैं, कोई इस पार्टनर को जिम्मेदारी लगा दी, कोई उसकी लगा दी। अब तकसीम कैसे होगी, तो ये भी लाजमी लिखना चाहिए। चलने की सूरत में कैसे चलेगा, और बंद होने की सूरत में या अलैदगी की सूरत में क्या सूरत बनेगी, और अगर बिल्कुल बंद हो जाता है तो एसेट की तकसीम जैसे होगी। क्या हाल है बच्चों, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि नहीं है। अच्छा जी। अब बात आ गई है, कहता है कि जी असल बात यह है कि एक चीज होती है ए लिमिटेड पार्टनरशिप। अब ये ना, इन्होंने पार्टनरशिप के आगे तीन शक्लें बना दी। दो शक्लें तो बड़ी ही आसान है। ये जो हमारी पहली पार्टनरशिप है, जिसके हम ड्रॉबैक भी पढ़ेंगे, एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, हम इसी को ही पढ़ेंगे, मेनली इसी को ही पढ़ेंगे। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या कहते हैं बच्चों, अनलिमिटेड, ठीक है, लायबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट जी। जनरली हम यही पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा यही होती है, लोग आमतौर पे यही करते हैं। तो इसके अंदर अगर कारोबारी हजरात कारोबार ना चला सके, कर्जे वगैरह लिए हुए हैं, तो जो जो चीज प्लज की होगी जॉइंटली वो सबकी जाएगी, और नुकसान सबको बराबर भरना पड़ेगा। इसलिए ये भी अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप अनलिमिटेड है, जो नुकसान करोगे भरना पड़ेगा, यहाँ भी भरना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक शक्ल ये है कि सारे पार्टनर मिलकर इसको रजिस्टर्ड करा लो एज अ LLP। मैं अभी ऊपर वाली बात नहीं कर रहा, दरमियान वाली बात नहीं कर रहा, मैं दो एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ। एक कौन सी, और दूसरी लिमिटेड लायबिलिटी। तो अगर आप ऐसे लिमिटेड लायबिलिटी इंट्रोड्यूस करा दें, तो पार्टनरशिप की भी अपनी एक हैसियत बन जाएगी अलग से। जो जो जिसने सरमाया डाला है कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, और
वो रजिस्टर्ड हो जाएगी एस LLP का मतलब यह है कि अगर कारोबार डूबा, अगर कारोबार ना चला तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस दैट एंड लायबिलिटी। कोई भी पार्टनर, एक भी नहीं, सारे के सारे, ठीक है जी, सारे के सारे ही क्या है, लिमिटेड लायबिल है। कितना लिमिटेड? जितना पैसा लगा हुआ है कारोबार में वो डूबेगा, बाकी नहीं जाएगा। आपकी गाड़ी, आपका घर महफूज रहेगा, राइट जी। तो अब दो शक्लें बन गई ना। एक शक्ल में वो पार्टनरशिप है जिसकी लायबिलिटी क्या है, अगर नुकसान हुआ तो सबको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और दूसरी क्या है, उसमें क्या होगा, जितना पैसा लगा है वही मिलेगा। जितना पैसा आपका कारोबार में लगा है वो रिस्क पे है, बाकी रिस्क पे नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, इसको रजिस्टर्ड करा लिया। लेकिन तीसरी सूरत दरमियान की है, तीसरी सूरत दरमियान की है। इसमें कुछ पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी रखेंगे, कुछ पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी रखेंगे और कुछ पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी रखेंगे। लेकिन जरूरी है इस शक्ल के लिए कि कम से कम एक पार्टनर अनलिमिटेड हो और कम से कम एक पार्टनर लिमिटेड हो। यानी शक्लें हो सकती है ना भाई, तीन दोस्त कारोबार कर रहे हैं, एक दोस्त ने लिमिटेड पार्टनरशिप आपसे कही, वो लिमिटेड पार्टनर है, बाकी तीनों अनलिमिटेड। या एक दोस्त उसमें से अनलिमिटेड पार्टनर है और बाकी तीनों, ये भी हो सकता है। यानी दोनों क्लास में से एक बंदा तो लाओ ना, दोनों क्लास में से एक बंदा तो लाओ ना। कम से कम एक बंदा अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला हो या कम से कम एक बंदा, तो फिर ये लिमिटेड पार्टनरशिप होगी। लेकिन नाम में फर्क है। सिंपल पार्टनरशिप लिखोगे तो कौन सी वाली बनेगी, अनलिमिटेड। और लिमिटेड लायबिलिटी लिखोगे तो सारे पार्टनर की लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। और अगर खाली लिमिटेड पार्टनरशिप लिखा है तो इसका मतलब है कुछ पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी रखते हैं और कुछ लिमिटेड, राइट जी। फिर रिपीट करते हैं, अगर सिंपल पार्टनरशिप लिखा है तो सबकी लायबिलिटी क्या है, और अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP लिखा है तो सबकी लायबिलिटी वो लिमिटेड है। और खाली लिमिटेड लायबिलिटी लिखा है तो कुछ पार्टनर लिमिटेड होंगे, कुछ अनलिमिटेड होंगे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होगा। असल में बात ये है कि चंद दिन पहले मैं एक रियल एस्टेट वाले के पास बैठा था, चंद दिन नहीं, काफी दिन पहले की बात है, मैं सुनाने के लिए वाकया कह रहा हूँ, जैसे चंद दिनों पहले की बात। तो वो, उनका नाम है, मेरे दोस्त हैं हफीज भट्ट साहब। तो प्रॉपर्टी खरीदते थे, बेचते, उन्होंने प्रॉपर्टी हॉट केक बनी हुई थी। तो दो तीन लोग आए, तो उन्होंने कहा भट्ट साहब हमारे पैसों का क्या, कहते जी वो प्रॉपर्टी खरीदी थी आपकी, ये इतने पैसे बने, ये इतने आपके, इतने आपके, इतने आपके, साहब होगा मेरे सामने। मैं कहा, ये क्या चक्कर है? कहते जी मैं पार्टनरशिप करता हूँ, मैं, और बिजनेस के सारे फैसले चूंकि मैं करता हूँ लिहाजा नफे नुकसान का जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन किसी एक डील के लिए मैं रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे पकड़ लेता हूँ, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, किसके लिए, एक डील के लिए। अब बताइए, अगर ओवरऑल कारोबार में नुकसान हुआ तो जिनसे एक डील के लिए पैसे पकड़े वो भी जिम्मेदार होंगे? नहीं, चूंकि उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिए बिजनेस के। वो तो एक खास प्लाट या मकान या जमीन खरीदने के लिए उन्हें पार्टनर बनाया गया है, तो उनकी लाइबिलिटी उस प्लॉट तक है, उनकी लाइबिलिटी उस प्लॉट तक है, उस प्रॉपर्टी तक है। अगर वो नुकसान में बिकी तो क्या होगा, तब में वो नुकसान तकसीम हो जाएगा। और ओवरऑल पार्टनरशिप नुकसान में गई तो वो तो सिर्फ अनलिमिटेड वालों को ही जाएगी ना। लिमिटेड वालों ने तो दिया ही एक डील के लिए था पैसा, राइट हो गई बात। तो सिंपल बात है जी, एक दोस्त है वो कारोबार करता है प्रॉपर्टी का, तो अपने कारोबार के नफे नुकसान का वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर आप किसी खास मकान या जमीन खरीदने के लिए उसके साथ हिस्सेदार बने एक डील के लिए, तो कारोबार की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आप लिमिटेड पार्टनर है, उस डील के लिमिट तक है।
उसमें नफे नुकसान के आप जिम्मेदार है, बेशक सारे पैसे आपके डूब गए, लेकिन कारोबार के ओवरऑल नुकसान के आप जिम्मेदार नहीं। बात समझ आती है? तो लिहाजा दो तरह के पार्टनर हो गए ना, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। लेकिन अगर लिमिटेड पार्टनरशिप बनानी तो दोनों कैटेगरी का कम से कम क्या होना चाहिए, एक एक पार्टनर तो होना चाहिए। आप कहें जी हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप है लेकिन हमारे पास लिमिटेड पार्टनर है ही कोई नहीं, तो फिर अनलिमिटेड हो गई ना। तो अगर आप कहें कि हमारी पार्टनरशिप लिमिटेड है लेकिन सारे ही पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी रखते हैं, तो फिर लिमिटेड तो ना, ये फिर तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गई ना। लिहाजा दोनों कैटेगरी में से एक एक बंदा आना जरूरी है। एमसीक्यू के पॉइंट के हवाले से बता रहा हूँ, ये बड़ी पॉइंट को उठाता है कि जी एट लीस्ट वन एंड एट लीस्ट वन वहां से है, एक कम से कम लिमिटेड, एक अनलिमिटेड। क्लियर बच्चों, बात समझ आती है? और ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है। अब एक सवाल है, आपकी जहानत का मसला। बताइए अगर आप किसी पार्टनरशिप से डील कर रहे हैं, कोई बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, आप उनके क्लाइंट हैं, कस्टमर है फर्ज करें, आपको कैसे पता चलेगा ये लिमिटेड पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या सिंपल पार्टनरशिप? खाली पार्टनरशिप लिखा होगा लिमिटेड। हाँ, उनके लेटर हेड में अगर लिखा हो ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये लेटर हेड पे लिखा जाता है, इनवॉइस पे, इनवॉइस पे लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? ताकि कारोबार करने वाले को हम बता दें कि हमारी जिम्मेदारी कारोबार के अंदर के पैसे की है बस। मालिकान को बाद में वो गाड़ी रोक नहीं सकता। क्या हाल है बच्चों? क्यों भाई? तो फर्ज करें शेबान पार्टनरशिप या शेबान लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने आपके पैसे नहीं दिए और बंद हो गई, तो आप शेबान साहब को रोकेंगे जाकर? गाड़ी रोक ले रात में, शेबान साहब मेरे पैसे लेके जाए, मैं जाने नहीं दूंगा। वो कहेगा भाई जब लिमिटेड का वर्ड आता है तो कारोबार की शख्सियत अलग हो जाती है, मेरी शख्सियत, मैंने उसमें पैसे लगाए थे, कारोबार बंद हो गया, तुम जाओ सोलिसिटर से मिलो, जाके लिक्विडेटर से मिलो, जितने पैसे बनते हैं ले लो, जमीन बिक रही है, प्लाट बिक रहा है, मशीन बिक रही, ले लो, लेकिन बाकी तुम मुझे रास्ते में मेरी बीवियों बच्चों मेरे बीवी बच्चों समेत रोक नहीं सकते, ये तुम्हारा हक नहीं बनता। राइट बच्चों, कोई चीज मुश्किल तो नहीं है? होगी बात? चलो डन होगी बात, ये भी क्लियर है। आगे चलें? जी बेटा जी। अनलिमिटेड पार्टनरशिप है हाँ, तो इसे हम खाली पार्टनरशिप करेंगे। खाली पार्टनरशिप। जब लिमिटेड लायबिलिटी है वो उसे इसी नाम से लिखेंगे। हाँ, एलएलपी लिखेंगे, लिमिटेड पार्टनरशिप, सिर्फ लिमिटेड। देखो ये वाला वर्ड आएगा, ये वाला वर्ड, ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो मैं सबसे पहले अपने तमाम बच्चों को क्लियर करता चलूं कि जो हमजा बेटा कौन सा बात पॉइंट रिपीट करें, तीन पार्टनरशिप है, एक में सब पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वो सिर्फ पार्टनरशिप है। लिमिटेड लायबिलिटी में सारे पार्टनर के हैं लिमिटेड लायबल है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सब लिमिटेड लायबल है। लेकिन खाली लिमिटेड है तो कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ उस पैसे की होगी जो लगा हुआ है, और कुछ की मुकम्मल होगी। ठीक है जी, यही बात है। क्यों भाई, इज इट ओके? बता दे। अच्छा चलो ठीक हो गया, ओके चलो ठीक है। अच्छा बच्चों चले आगे चलते हैं। मैंने क्लियर कर दिया कि सारी तफसील जो है वो जो हम पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप की है, सिंपल पार्टनरशिप। ये थोड़ी सी तफसील भी इसमें आई थी क्लासिफिकेशन की, लेकिन जो ड्रॉबैक और एडवांटेजेस आप पढ़ेंगे, ड्रॉबैक और एडवांटेजेस आप पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे शाबाश? वो अनलिमिटेड के पढ़ेंगे, क्योंकि होती ज्यादा अनलिमिटेड है। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात, क्या इसकी फॉर्मेशन बहुत टेक्निकल है? वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये भी इजीली फॉर्म हो जाती है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो कहता है लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप आल्सो इजी। एक छोटा सा मुआहदा लिखें, सादे कागज पे लिख लें, या बना बनाया ले लें, एससीसीपी के पास बहुत सारे मुआहदे पड़े हैं उनमें से कोई बना लें, या कोई बिजनेस का अच्छा लॉयर लेके बनवा लें, आपकी मर्जी है। बस सिंपल एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करें और कारोबार स्टार्ट कर दें, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सादे एक पेज पे लिख लें या किसी माहिर से लिखवा लें, इवन अच्छे टाइपिस्ट के पास भी बहुत मुआहदे पड़े होते हैं, वहां से भी मिल जाता है। अच्छा बच्चों, अब दूसरी चीज क्या है,
बेटर अवेलेबिलिटी टू रेज फंड। अच्छा याद रखिए, कंपनी की निस्बत ये पैसा अच्छा इकट्ठा नहीं कर सकता, कंपनी के मुकाबले में कम है। तो कंपनी बहुत बड़ी चीज होती है ना, शेयर्स होते हैं, स्टॉक होती है, तो कॉर्पोरेशन के मुकाबले में नहीं कर सकता। लेकिन यहां जो लिखा है किसके हवाले से लिखा है, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर के शिप के हवाले से देखा जाए तो ये रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे रेज कर सकता है। और फिर वहां एक और ड्रॉबैक भी था, एक बंदा कितनी कुछ स्किल्स ले सकता है ना जी, एक बंदा कितनी कुछ स्किल्स ले सकता है। तो यहाँ स्किल्स काफी ज्यादा आ जाएंगी, चूंकि पार्टनर हमेशा कौन होंगे, सेम स्किल्स वाले या डिफरेंट स्किल्स वाले, हमेशा पार्टनर डिफरेंट स्किल्स वाले, है ना जी। हमारी एक एकेडमी है, उसका नाम है स्टार एवीज एकेडमी। ये कभी आप क्रीम पार्क जाए ना, तो हमने ये खोली थी जब हम बीएससी कर रहे थे या एमएससी के करीब करीब थे। तो ये है फरूकी स्कूल के बिल्कुल सामने, ये हमने बनाई थी जब हम उस मोहल्ले में रहते थे। तो बच्चा आया क्रीम पार्क से। अच्छा, किसी बच्चे ने क्रीम पार्क देखा हो ना, तो वहाँ एक बड़ा मशहूर स्कूल है, उसका तो फरूकी स्कूल, गर्ल्स का स्कूल है बहुत बड़ा, उसके बिल्कुल सामने है ये, सामने वाली बड़ी गली के अंदर है। और बड़ी अकेडमी है, तो 13-14 कमरे हैं इसके अंदर, क्लासरूम बनाए हुए हमने। तो ये अकेडमी हमने शुरू की थी ऐसे ही कि जी कुछ कॉमन बातें होती हैं पार्टनर में हमेशा, और स्किल डिफरेंट होती है। कॉमन बात क्या थी, तमाम लड़के गवर्नमेंट कॉलेज के थे जिन्होंने स्टार्ट की। और दूसरी बात यह है कि एवीस ग्रुप के नाम से मशहूर भी थे। एवीस ग्रुप मीन हाई फ्लाइंग बॉयज। तो यार हाई फ्लाइंग बॉयज काउंटेड इन द गली मोहल्ला जो भी गली। तो एक चीज ये हो गई। दूसरा क्या मसला था कि कॉमन बात ये थी कि सबको पैसे चाहिए, मोटरसाइकिल लेने थे, मोटरसाइकिल नहीं थे किसी के पास। तो उसके लिए जरूरी क्या था, कहीं से पैसे इकट्ठे किए गए, एकेडमी बना दी गई। एकेडमी में शुरू में ही जैसे पढ़ाया ना, तो शुरू में बच्चे बच्चे जरा कम आए। तो मार्केटिंग कैसे की थी याद आ गया, हाँ, बसंत के दिन आ गए। तो बसंत के दिन थे, और हमें किसी ने बताया कि कोई डच आए हुए हैं या हंगेरियन आए हुए हैं, और उनको कोई छत नहीं मिल रही। तो हमने कहा भैया बन गया, बुला लो। उनको हमने छत पे बुला लिया। अब दायरा कोई मोहल्ले में कोई 10 कुमरले की छत, बड़ी छत होती है, उसमें हमने गोरे बुला लिए। गोरों को हमने गुड़ियां शुड़ियां दे दी, पिज्जा मंगा, नीचे मंगाया, उसके साथ हमने नान शान मंगा लिए, खाना शाना खिलाया। वो गोरों ने गुड्डियां शुड्डियां उड़ाई, तो उन्होंने पता लगाई यार एवीज वाले जो लड़के हैं ना, सिर्फ लड़के नहीं है भाई, वो तो गोरों के साथ काम करते हैं। और आपको पता है हमारी सारे कॉम्प्लेक्सिटी फैली हुई है, अगर आपकी स्किन गोरी है आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे एंगल से ना सोचिएगा प्लीज। अच्छा, तो अब ये है कि बच्चों तो बात क्या हुई है, ये क्या हुआ, यू हैव बीन साइंड आउट बिकॉज यू करेंटली साइंड इन डिवाइस। ओ माय गॉड, हु इज गोइंग टू डू इट। यानी किसी बंदे ने हमें ही ठुड्डा करा दिया पकड़ के। लो भाई, क्या करें जी, हैकर नहीं है ये, अपना ही कोई डबल हैकर है। अच्छा भाई बच्चों, ये मैनेजमेंट के ग्रुप में मैं भेजता हूँ। अल्लाह अकबर। लो जी, ये हमने तस्वीर छिक दी इसकी, ये देखें, ये जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये ना एक ही जूम पे शायद 2 क्लासें रखी हुई हैं, तो मैं जब शुरू करता हूँ तो मैं शायद किसी को लॉग आउट कर देता हूँ, और जब वो करते हो मुझे लॉग आउट कर देते हैं। तो मैं जरा इसको जरा एक दफा चेक करवा लीजिए आप प्लीज, ठीक है, सिर्फ चेक करवा लें। हो सकता है मेरी डिवाइस में कोई मसला हो, लेकिन इस पे लिखा है आ रहा है कि किसी दूसरे ने साइन इन किया और मुझे साइन आउट कर दिया। ये जरा चेक कर लें सामने। अच्छा बच्चों, तो अच्छा, ये तो मैं लॉग आउट तो कोई भी नहीं किया, तो ये तो मालूमात गलत ना हो गई हमारी, तो हम इसको डिलीट ही कर देते हैं। एवं कॉलेज वाले कहेंगे तू बातें गलत करता है। यार आप लोग अफवाहें बहुत फैलाते हो मैंने। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या किया बच्चों, गोरों को ले आए,
है जी। और बच्चों हमने बनाई पसंद, और बच्चों का आना जाना शुरू हो गया, और फिर बच्चों हमारी पैसे शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात जो है, पैसे वही नहीं इतने बचते थे, जितने बचते थे उससे दुगने अम्मा खा जाते थे पार्टियां पूटियां करके। अच्छा मेरा हाल, हम एक दिन भी डिनर रात नहीं का घर नहीं करते होंगे। तो फिर पैसे क्या थे, करते ये थे कि जो पैसा सही आता था वो आता था हमें ट्यूशन से। क्योंकि वो अकेडमीज में अक्सर ना अमीर लोग आते हैं कि जी हम घर में पढ़ाएंगे बच्ची को, यहाँ नहीं भेज सकते। तो हम देख लेते थे, अगर तो कोई मेरे मिडिल क्लास वाला, तो हम कहते माजरत हम घरों में नहीं जाते। और देख लिया अगर कोई ब्लैक मार्केट ही है, पैसे वैसे तगड़े हैं, ठीक है, तो वहाँ ये चक्कर है ना, फरूकी स्कूल और रट्टे रट्टे लगा के बच्चियों को कनेट कॉलेज भेज देते हैं। नंबर बड़े आते हैं बच्चियों के। लेकिन जब वो आगे जाती है तो जाहिर है उनको कोई समझाता होगा कि जनरल साइंस पढ़ो, स्टैट पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, मैथ पढ़ो, और वही हमारी दिहाड़ी है। तो वो जब पढ़ती हैं तो फिर थोड़े दिन बाद उन्हें एहसास होता है कि ये तो काम गड़बड़ हो गया। फिर वो साथ ही कहते हैं कि वो टीचर अरेंज किया जाए, तो वो फिर आ जाते थे हमारे पास। फिर हम क्या करते थे, हम सुबह 3-4 बजे फारिग हो जाते अकेडमी से, या टाइम ऐसा रख लिया, बस 6 बजे शुरू किया, रात को 11-12 बजे तक पढ़ाते हैं। वीकेंड पे अपने काम कर लिए और उनको पढ़ा पढ़ दिया। अच्छा बच्चों, इस तरह दिहाड़ी बन जाती थी। तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन मसला वही आ जाता है कि हम सबको अगर आप देखेंगे तो एक साथ कर रहे हैं। अब वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं सिविल लाइंस कॉलेज में, तो वो कर रहे थे एमएससी केमिस्ट्री, मैं कर रहा था एमए या एमएससी इकोनॉमिक्स। तो मैं पढ़ाता था स्टैट मैथ, वो पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। एक दोस्त है वो एमएससी जोलॉजी कर रहे हैं, तो वो क्या पढ़ाते थे, बॉट वो बायोलॉजी बायोलॉजी सॉरी। और इसी तरह फिर एक दोस्त है वो फिजिक्स में मास्टर्स कर रहे थे, लेकिन वो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा लेते। इस तरह करके हमारा पूरा कॉम्बिनेशन बन गया। इससे मतलब पार्टनरशिप में होता ही ये होगा कि जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल बोलते होंगे वो आपस में क्या करते होंगे, एक न्यूरोलॉजिस्ट आ गया, एक कार्डियोलॉजिस्ट आ गया, एक डर्मेटोलॉजिस्ट आ गया, एक गायनेकोलॉजिस्ट आ गई, मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। क्या हाल है। इस तरह ऑडिट फर्म भी ऐसी पड़ती है कि इन्होंने सीए किया, इन्होंने टैक्स में काम किया है, बड़ा तजर्बा है इनका, मल्टीनेशनल तजर्बा है। उन्होंने ऑडिट में काम किया, उनका बड़ा तजर्बा है। इन्होंने बिजनेस फिजिबिलिटी में काम किया, इनका बड़ा तजर्बा है। उन्होंने मार्केटिंग रिसर्च में काम किया। वो दोनों मिलके, चारों मिलके एक कंपनी बना लेंगे और कहेंगे लाओ भाई कौन सा प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करके देते हैं आपको भी। मेरे दोस्त हैं इधर, पहले पढ़ाते भी रहे हैं बकर साहब। उन्होंने अभी ये जो चलनी ना पंजाब में इलेक्ट्रिकल बस चलनी ना अभी, उसकी प्लान सारी उन्होंने की, और अच्छे खासे पैसे लिए, तगड़े पैसे लिए। अच्छा बच्चों, सो एनीवे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरह ये हमेशा ऐसे होता है। अच्छा बच्चों, बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस, अब बताओ बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस क्यों होंगे। हाँ, स्किल ज्यादा है, और पावर सेंटर बन गया ना, नॉलेज भी इकट्ठा हो गया, स्किल्स भी इकट्ठी हो गई, और पैसा भी इकट्ठा हो गया। और एक बात और भी है, आपको पता है कि एक हदीस आती है, उसमें कहते हैं कि अगर पार्टनर्स एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं, पार्टनर एक दूसरे के साथ, तो दो पार्टनर में तीसरा पार्टनर कौन होगा, अल्लाह ताला खुद पार्टनर बन जाएगा। इसलिए कामयाबी के चांसेस काफी ज्यादा है। वैसे तो किसी भी कारोबार में अल्लाह का हिसाब डाल लेना, वो चलता जरूर है, अच्छा चल जाता है। जैसे ये जो जुनेद जमशेद था ना, तो पहले इसने एक ब्रांड लॉन्च किया था कुर्ती, वो नहीं चला था। फिर इसने वो अपने डायमंड वाले मौलाना साहब से मशवरा किया, उन्होंने एक मशवरा दिया, तुम ऐसा करो, तुम अपने कारोबार में अल्लाह को शराकतदार बना लो। है भाई, अल्लाह को शराकतदार बना लोगे तो जाहिर बात है इतना बड़ा पार्टनर तुझे मिल जाएगा फिर। तो वो जे डॉट में उसने यही किया। अब उन पैसों से वो क्या करते हैं, लोगों को हज और उम्रा कराते हैं, बहुत बड़ी तादाद में कराते हैं। अच्छा बच्चों, एनीवे बैक टू द पॉइंट जी, क्या हो गया जी, बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस। तीसरा क्या है, कंबाइंड नॉलेज। तो भाई देखो ना, नॉलेज इकट्ठा हो गया ना, कि फर्ज करो वही बात आ गई जैसे उस दिन मैं कह रहा हूँ, आप अपने एक बुजुर्ग को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, ठीक है, अगर उनके सर में दर्द है तो न्यूरोलॉजिस्ट आ गया, और अगर उन्हें दिल में दर्द है तो कार्डियोलॉजिस्ट आ गया, अगर उनको कोई खारिश वारिश है तो डर्मेटोलॉजिस्ट आ गया। सारे तो वही मौजूद है। तो बाबा जी की जो चीज खराब है फौरन फिट हो जाएगी। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं। और बाबा जी बात फास्ट बॉलिंग कराए में, याद है आपको।
तो लिहाजा ये कंबाइंड नॉलेज से फायदा हो जाएगा, उसी वक्त मसला हल हो जाएगा। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका मोटरसाइकिल है ना, आप ऐसी जगह नहीं लेके जाएंगे जहाँ खाली मैकेनिक बैठा हो। आप कहीं यार जहाँ मैकेनिक हो ना, साथ सस्पेंशन वाला भी हो, साथ सीट वाला भी हो, गद्दी वाला भी, गद्दी भी साथ कोशिश करानी है, वो भी हो जाएगी। एक ही वक्त में बहुत सारे काम, और इलेक्ट्रिशियन भी साथ ही हो, कोई लाइट वाइट नहीं जल्दी, इंडिकेटर वो भी करा लेंगे। तो आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ तीन चार लोग इकट्ठे हो, ताकि वो जब तक ट्यूनिंग करे उतनी देर में वो उसकी लाइट ठीक करे, तो एक ही वक्त में सारे काम हो जाएंगे। और साथ अगर कोई पेंटर है तो हो सकता है कोई टैंकी टाबा पेंट करना हो, वो भी साथ ही हो जाएगा, क्या ख्याल है? तो इस तरह काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप बारी बारी एक एक वर्कशॉप पे जाएंगे तो वो तो हफ्ता लग जाएगा काम को। क्या हाल है, यही वजह है, कभी आप मैक्लोड रोड जाए तो इतनी मोटरसाइकिलें ठीक होने आती हैं। यही वजह है कि जो अमीर लोग हैं ये गाड़ी ठीक कराने हमेशा कहाँ भेजते हैं, होंडा है तो होंडा की वर्कशॉप में भेजेंगे, टोयोटा है तो। और हम गरीब लोग क्या करते हैं, कभी देखा है आपने? देखते हैं यार जुगाड़ लगाएंगे। दोस्त को फोन किया, यार ये बड़ा महंगा बता रहे हैं, बता कोई हल है? मुझे एक दिन पूछने लगे, अपना नौशाद सब ना, कहने लगे कि बशर यार गाड़ी का ना एसी खराब है। तो इनकी भी होंडा है, मेरी भी होंडा है, लेकिन उनकी होंडा होंडा है भाई। वो तो है जो बाहर से आती है ना गाड़ी, जिसमें बैटरियां बुटरियां होती हैं, वो वाली है। उसके अंदर बैठो ऐसे लग रहा है जहाज में बैठे हुए, और हमारी गाड़ी में बैठा ऐसे लग रहा है रिक्शे में बैठे हुए। और दूसरी सोने पे सुहागा ये है कि हमने टायर भी जनरल के डाले होते हैं, इकोनॉमी। और टायर भी कभी हमने चार इकट्ठे नहीं डाले, अगले वाले दो पीछे, और हमेशा अगले वाले दो नए। ऐसे ही काम चलता है। वो जब डलवाते हैं चारों इकट्ठे डलाते हैं, उसके मैचलिन के, डनलॉप के, जो इम्पोर्टेड जैपनीज टायर, तो गाड़ियां खामोश होती हैं उनकी। तो मुझे कहने लगे कि यार कोई एसी वाला बता। मैंने कहा इनको इनके लेवल का बताता हूँ। मैंने इनको बताया, बंदा ये वहां ले गए, उसने 1.25 लाख का बिल बना दिया, उसने कंप्रेसर भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये बदलेगा। मुझे फोन किया, तो यार उन्होंने 1.25 लाख कह रहे हैं। सर गाड़ी भी तो देखे, गाड़ी भी तो देखें। अब मेरी गाड़ी है ना, उसका अंदर का कंडेंसर लीक है, तो गैस लीक हो जाती है एसी की। तो कंडेंसर डलता है 25,000 का, ठीक है। और गैस डलती है उसके अंदर 2,000 की, या ज्यादा ज्यादा पाँच, पहली दफा 5 की, फिर जितनी कम हो 2,000 की। और लीकेज 2 महीने बाद खत्म करती है गैस, कितने महीने बाद? तो मैं 3 साल हो गए क्या करता हूँ, ना 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 ना, सीजन स्टार्ट होता है 5,000 की गैस डलवा ली है भाई, कब जलाई? मई में। अब 2 महीने निकल गए, जून जुलाई, जुलाई में जाके 2,000 की और डलवा ली। फिर क्या आ गया, अगस्त सितंबर, फिर 2,000 की और डलवा ली। कितना लगा? 9,000। साल गुजर गए। और ऐसा मैं 3 साल से यही कर रहा हूँ, जुगाटे। और ये लोग क्या करते हैं, ये होते तो खोलो, चेंज कर दो, ये कर दो, लेकिन वापिस आओ अपने पॉइंट पे। तो जाएंगे कहाँ? एसी वाला भी साथ हो, गाड़ी वाला भी साथ हो, मैकेनिक भी साथ हो। तो भाई इसलिए वो होंडा सेंटर भेज देते, टोयोटा वाले टोयोटा सेंटर भेज देते, ताकि सारी चीजें इकट्ठी मिल जाए, तो कारोबार तो चलना ही चलना है। अच्छा बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन में फ्लेक्सिबिलिटी है, कहता है कि पार्टनरशिप कैन रिएक्ट मोर क्विकली टू द चेंजेस। जिसकी जो फील्ड होगी वो उसके अंदर जल्दी जंप इन करेगा। क्या करेगा? जल्दी जंप इन कर देगा कि यार इसमें ये मसला है। जैसे आमतौर पे जिसको स्किन प्रॉब्लम होगी उसको साइकोलॉजिकल उलझन भी जरूर होगी, कोई ना कोई, ये कुदरती बात। लेकिन यार एवं मैं कह रहा हूँ, पता लगे कल को 2 बच्चे गए सर हमें अजीब अजीब नजर आ रहा है, नहीं नहीं एवं, तो क्या होगा, वो फौरन रिएक्ट करेंगे कि यार ऐसा करते हैं, एक साथ साइकेट्रिक से पॉइंट कर लेते हैं। और जो भी बंदा आया उसकी आंखें देखी, आपकी आंखों में पिंक रंग नजर आ रहा है, आपको रात ब्लैक एंड व्हाइट सपने आए, चाहिए आपको नफसियाती हुई, आपको मैं रेकमेंड करता हूँ आप साइकेट्रिक के पास। अच्छा, हमारे इस मिडिल क्लास माशरे में हर दूसरे बंदे को नफसियाती उलझन जरूर होती है। तो जनाब वहीं पे वो तीसरा फैक्ट देख लेंगे। ठीक है, अब जो बंदा कार्डियोलॉजिस्ट है, वो कार्डियोलॉजी में नए नए आर्टिकल लिख रहा है, जो न्यूरोलॉजिस्ट है न्यूरोलॉजी में लिख रहा है, तो लिहाजा सबका नॉलेज क्या हो रहा है, जैसे कोई चेंज आएगी वो उसको क्या करेंगे,
अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे देखिए पहले छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए ओपन सर्जरी होती थी नहीं होती, छोटी से छोटी चीज के लिए। अपेंडिक्स का मैंने ऑपरेशन कराया था अपना जब मैं बैचलर में था, तो जनाब मेरा 8 स्टिचेस का ऑपरेशन हुआ था, पूरा पेट काट दिया उन्होंने, आधा पेट काट दिया उन्होंने, 8 स्टिचेस लगे। ठीक है, लेकिन अब अगर देखें तो क्या है, इसे जस्ट 1 इंच कट, और वो इस तरह की कोई छुरी कांटे बनाए उन्होंने, वो अंदर जाकर वो वेन को पकड़ के बाहर ले जाते हैं कैमरे से, काट के सीधे अंदर, और एक टांका, बस अगले दिन काम पे जाओ। हमारे जहाँ 8 स्टिच लगे हुए थे, दाखला ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि मेरा सेशन ऑफ हो गया एडमिशन का, और मुझे जाके वो बीजा ड्यू दाखला मिला। मेरा 8 स्टिचेस लगे हैं, वो बंदा हफ्ता तो पड़ जाता है, कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं वो नहीं दिया, भाई ये चक्कर हो गया। अच्छा बच्चों, तो फास्ट रिएक्शन होता है क्योंकि हर बंदा नजर रखता है। अब आगे क्या आएगा बच्चों, रिलेटिवली लेस रेगुलेटरी कंट्रोल। भाई पार्टनरशिप के साथ भी लार्ज तकरीबन वही है जो सोल प्रोप्राइटरशिप के हैं। तो कुछ ज्यादा बड़े नहीं है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट को सबमिट करो, ये करो वो करो, नहीं नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हर पार्टनर अपने कारोबार के हिसाब से जितना हिस्सा है उसकी टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा, एम्प्लॉयज अपनी फाइल कर देंगे, कोई कहानी नहीं। अच्छा बच्चों, अब आ जाए क्या जी, अनलिमिटेड। अगर नुकसान हो गया तो क्या होएगा बताओ, सारे का सारा मिलके पार्टनर्स को भरना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसमें था, सोल प्रोप्राइटरशिप में। प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी पहले एक बंदे की थी, आप 2 3 4 जितने पार्टनर हैं, सही है जी। और आ गया क्या बच्चों, अब देखिए ये थे क्या, एडवांटेजेस। जो इस तरफ आ रहे हैं वो क्या है, डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज क्या आया, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक हो गई बात बच्चों। तो ये वाले इधर वाले क्या है, और उधर वाले क्या थे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, अनलिमिटेड। दूसरा मसला बच्चों, मैंने कल आप बच्चों को क्या कहा था कि कहना आसान है, हमने 4 लाख कमाया है, लेकिन जब 4 पार्टनर होंगे तो तकसीम होगा तो क्या होगा, हाँ, स्मॉलर शेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टनर आएगा। और जब वो एक एक लाख आएगा तो एकदम दिल को होगा, यार 4 था मुझे 1 मिला है भाई। ऐसे ही होगा नहीं होगा बच्चों, ये एक बड़ा मसला है। तो ये इसको हम कहते हैं, ये थोड़ा सा क्या है बच्चों, डिसएडवांटेज। डिफरेंसेस इन ओपिनियन, जब भी दो बंदे होंगे उनकी राय में इख्तलाफ होना जरूरी है। देखिए आप सबसे करीबी पार्टनरशिप आप कौन सी देखते हैं अपनी लाइफ में, करीबी पार्टनर रोज आप हैं, ठीक है, मैन एंड वाइफ की पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनरशिप है कि नहीं। अम्मी अबू लाइफ पार्टनर है ना आपके, उनकी सारी राय एक जैसी होती है, नहीं होती। बात का तो राय में इतना इख्तलाफ होता है कि अम्मी 2 4 प्याले भी तोड़ देती हैं गुस्से में। होता नहीं होता बच्चों, नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, घर की बात नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों, तो मेरी भी ये आदत है, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, बस पॉइंट पे फोकस। अच्छा बच्चों, सो कंबाइंड नॉलेज ऑफ स्किल्स एंड डाइवर्सिटी पार्टनर में रिजल्ट इनटू सीरियस डिसएग्रीमेंट। के मैं तो ये नहीं मानता, ये बात गलत है। क्या हाल है, और ये सबसे ज्यादा जितने पढ़े लिखे पार्टनर होंगे उतना इख्तलाफ ज्यादा होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हम पार्टनर एक दफा लड़ पड़े और हमें सैनमा हॉल वालों ने बाहर निकाला। हुआ ये कि जब टाइटैनिक का उसने कहा ना कि टाइटैनिक डूब नहीं सकता, तो फिजिक्स वाला कहता है ये रीजन है, दूसरे वाला कहता है ये रीजन है, बहस शुरू हो गई। फिल्म चल रही, टाइटैनिक फटा पड़ा हुआ है आपस में। अच्छा, तीसरी तरफ एक दोस्त का लेक्चरर का इंटरव्यू था, उसको दुआए कनूत नहीं आती, वो याद करा रहा था हमें। अच्छा, अब एक दुआए कनूत सुना रहा है, दूसरा ये कर रहा है, तीसरा वो कर रहा है, तो पीछे जी फैमिली बैठी हो, कहती खुदा आदा वास्ते ना उठा उठाओ। वो एक कंप्लेंट करने गया, दूसरा करने गया, तीसरा करने गया। वो आ गया, सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आप फिल्म छोड़ दें, सारा हाल आपसे था। और नतीजा ये उन्होंने निकाल दिया। क्यों, डिफरेंस ऑफ, वैसे हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी नहीं हुई, आपस में कभी नहीं हुई, लेकिन नॉलेजेबल मामलात में हमेशा ये होता रहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती थी और किसी फैसले पे हम पहुंच नहीं पाते। अच्छा बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये एक बड़ा मसला है कि जब पार्टनरशिप खत्म होगी, कोई पार्टनर अल्लाह को प्यारा हो सकता है,
कोई पार्टनर का बाहर का वीजा लग सकता है, इमिग्रेशन हो सकता है, वो छोड़ के जा रहा है। अब इस पार्टनरशिप में से किसी के अलग होने का तरीका हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। उसकी वजह यह है कि जब पार्टनरशिप के अलहदा होने का तरीका लिख भी दिया था, पार्टनरशिप चली ही नहीं थी, अब चल पड़ी है। और सबसे ज्यादा पता है किस चीज पे फटा होगा, क्या ख्याल है बच्चों, विड्रॉल और डिसेबल हो गया, जब कोई बंदा डाई कर गया तो क्या उसका बेटा एज अ पार्टनर आ सकता है, इस तरह के सवाल उठेंगे। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती है, तो ये पार्टनरशिप में हमेशा होती है। और जब अब अलहदा होने लगते हैं तो पार्टनर कहते हैं इतनी मशीनें, इतने बिल्डिंग्स, ये वैल्यूएशन असेसमेंट करा के तेरे इतने पैसे बनते हैं। और आप खड्डा किस पे डालेंगे, भाई इतना अरसा काम किया, ये जो इमेज है बिजनेस का, इसका क्या दोगे, क्या हाल है। इमेज के भी पैसे होते हैं ना, क्या हाल है, नाम के भी पैसे होते हैं कि नहीं होते बिजनेस में। अच्छा बच्चों, सही हो गई बात, ये बातें समझ आ रही हैं आपको। अच्छा, तो ये देखिए इंटरेस्टिंग लगा ना आपको। और आइंदा कभी आपको पार्टनरशिप करनी पड़ गई तो क्या होगा, आपको पॉइंट्स तो पता होंगे ना, कौन सी वाली वाला बिजनेस की कह रहा हूं। और अगर फर्ज करो कि आप किसी ऐसे बिजनेस को ऑडिट करने जाते हो जो पार्टनरशिप है, तो कम से कम तुम्हें ये तो समझ आ जाएगी बिजनेस का फॉर्मेट क्या है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। बताओ पार्टनरशिप में ऑडिटर की जरूरत कब पड़ती है, लीगल रिक्वायरमेंट कोई नहीं होती, लेकिन जरूरत हमेशा पड़ती है। जब भी पार्टनर्स में आपस में फटा होता है तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। कोर्ट हमेशा किसको बताएगी, जाहिर है चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाएगी ना, कि भाई ये इनका आपस में फटा हो गया, जरा आओ असेसमेंट करके बताओ वाकई ये बात। इसलिए आपको पता होना चाहिए सारा मामला। राइट बच्चों, समझ आ रही बात की, मुश्किल बातें तो नहीं कर दी कोई। चले ठीक हो गया जी। तो अब हम ये करते हैं कि कल हम पढ़ेंगे क्या, हाँ कल हम पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये बड़ी तफसील से पढ़नी पड़ेगी। देखिए अब ये स्टेप बाय स्टेप है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिल्कुल सीधा बिजनेस था, पार्टनरशिप में थोड़ा सा लेवल ऊपर गया है, दो तीन चीजों को समझना पड़ा है, लेकिन कंपनी में हमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कंपनी में हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं, सीएफओ का क्या रोल होता है, सीईओ का क्या रोल होता है, चेयरमैन का क्या रोल होता है, कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, और इसमें लिमिटेड लायबिलिटी की कंडीशंस है क्या। और फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सारी बातें हमें क्या करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इसलिए ये तो हो गया ना, एक एक लेक्चर में लिमिटेड लायबिलिटी पे हम कम से कम दो तीन लेक्चर्स लगाएंगे, ताकि ये जरा थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे इसको। ठीक है जी, यहां तक बात ठीक हो गई। जी बेटा, वो इसके अंदर तुम्हें बताएंगे नहीं यार, तुम्हें जल्दी क्या है, ठीक है ना, वो तुम्हें बताएंगे। पहले क्यों पता करना है तुमने ना, बहुत बुरी बात है बेटे, कभी भी जल्दी नहीं करते। देखो 6 माह का एक बच्चा है, उसको हम कहेंगे जी अखरोट तोड़े, तोड़ेगा, तुम कहोगे तोड़ेगा, मुझे पता है तुम्हारे नॉलेज का। ये क्या कहेगा जी सिर्फ दांत ही नहीं ना है तो जुबड़ा नया लगवा देते हैं डेंटिस्ट से, जाके तोड़ेगा, तोड़ लेगा, नहीं तोड़ सकते। ये लिखा है सीसीपी, आ रहा है ना आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये देख यार, ये देख लिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन जरूरत क्या है, जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे ना, क्या हाल है।